चलिए स्टार्ट करते हैं बायनॉमियल। 1 मिनट के लिए कल जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो 1 मिनट के लिए, ताकि कल वाले से आगे बढ़ेंगे आज। कल फैक्टोरियल के बारे में बताया, उसमें कोई डाउट होगा नहीं। उसके बाद अपन ने एनसीआर के बारे में डिस्कशन किया, उसमें डाउट होना नहीं चाहिए। एनसीआर की प्रॉपर्टी चल रही थी, उसके बारे में आज वापस बात करेंगे, ठीक है। NC0 1 होता है, NC1 एन NC2 N(n-2), N(n-1)/2, NC3 N(n-1), N-2/6। अब जैसे ये याद है ना, तो NC3 भी वैसे बना लो ना, क्या दिक्कत है। NC3 N N-1 N-2, एक और बढ़ा दो N-3, नीचे फैक्टोरियल 3, सॉरी फैक्टोरियल 4, चॉइस आ जाएगा। NC3 में नीचे फैक्ट मतलब चॉइस आएगा, समझ गए। पहले में 1 आया, फिर 2 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, इसमें 1 2 3 4 आएगा, समझ गए। डोमेन और फैक्टोरियल एन, भाई डोमेन का मतलब होता है इनपुट। तो बताया था तुम्हें एक्स, कि क्या चलेगा बता। फैक्टोरियल में नेगेटिव चलता है क्या? नहीं चलता। फैक्टोरियल में फ्रैक्शन चलता है कि नहीं चलता? होल नंबर चलते हैं बस। डोमेन का मतलब होता है इनपुट ऑफ द फंक्शन। तो फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो रियल वैल्यूज कब देता है, जब एक्स मस्ट बी द होल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये वाली लिखवा दी थी क्या? देखो एक बार, एन सी आर इज इक्वल टू NCn-r लिखवा दी थी। सेकंड नंबर थी ना ये, इसका मतलब समझ गए। इसका मतलब हो गया कि 8C3 किसके बराबर हो जाएगा? ऐसे, यानी मुझे 8C3 पता है तो मैं 8C5 बता सकता हूँ। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर, इफ NCx is equal to NCy, देन अगर NCx और NCy बराबर हैं तो भैया क्या होगा? या तो x और y बराबर होंगे, नहीं, और देखो, या फिर इन दोनों का प्लस किसके बराबर आया? 8 नहीं आया। यू कैन से डेट आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू, या तो x और y बराबर होंगे, अदरवाइज x प्लस वाई n होगा। अगर NCx और NCy बराबर हैं तो या तो x और y बराबर होगा या x प्लस वाई n हो। समझ में आ गया वाला? भाई अपन कहें 8C3 बराबर 8C3 है यार, वो तो नहीं, लेकिन 8C3 8C5 के बराबर भी तो है। तो दोनों केस लेने पड़ेंगे, या तो x और y बराबर और या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n। क्या ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में आ गया। चलो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, समझ लो तो जल्दी आएगा ना। देखो इफ को रहना दो, NCr प्लस NCr माइनस। देखो भाई, अगर ऊपर आपको सेम लगे लेकिन नीचे एक का डिफरेंस है, ऊपर सेम है नीचे एक का डिफरेंस है, तो बच्चों ऊपर तो एक बढ़ा दो, ऊपर तो एक ज्यादा कर दो, और नीचे लिखोगे आप जो ज्यादा है, बोलो r और r माइनस में ज्यादा कौन है? r। NCr प्लस NCr माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। मतलब तुमसे पूछा जाए 64 प्लस 65, हाँ भाई ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस 7C5। तुमसे पूछा जाए 10C1 प्लस 10C2,
क्लियर, ये होता है कि ऊपर सेम हो नीचे एक का डिफरेंस हो, देन आंसर इज ऊपर एक इंक्रीज कर दो और नीचे ज्यादा कर दो। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप एग्जाम्पल, ये तो कल वाला ही है, ठीक है। सब पर क्वेश्चंस करेंगे अपन, फिलहाल नोट करते हैं। एनसीआर, देखो अगर ऊपर से एन निकाल लें और नीचे से आर निकाल लें, ऊपर से एन निकाल लिया नीचे से आर निकाल लिया, तो बच्चों ऊपर एक कम कर दो नीचे भी एक कम कर दो, एन माइनस वन सी आर माइनस, वापस निकालने की इच्छा है सर, एन तो पहले निकला हुआ है, एन माइनस वन फिर निकाल लिया, आर पहले से निकला हुआ है, आर माइनस वन फिर निकाल लिया, तो एक और कम कर दो। अभी समझा देते हैं, ये नोट कर लिया ना। देखो भाई एनसीआर का फॉर्मूला बोलो, सही है। अपन जानते हैं फैक्टर 5 में से अगर 5 को बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या होता है, एक कम हो जाता है, नहीं? तो फैक्टोरियल एन में से एन निकाला कितना हो गया, फैक्टोरियल आर में से आर निकाला कितना हो गया, तो ये एन बाई आर, गौर से देखो इसको, क्या ये नहीं है, बोलो ना इसका फॉर्मूला बोलो, फैक्टोरियल एन माइनस वन आएगा, आएगा, आ गया, नीचे डिफरेंस आएगा, बोलो इनका डिफरेंस कितना आया, बोलो नीचे वाला आया। इसका मतलब एक चीज और पता चली कि ऐसा नहीं चलेगा भैया कि सर मेरी इच्छा तो सिर्फ ऊपर से निकालने की है, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ आपने ऊपर से निकाला तो इनका डिफरेंस बिगड़ जाएगा, ये देखो, बोलो क्या इसका और इसका डिफरेंस ही आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब जो निकलेगा वो ऊपर नीचे दोनों साइड से निकलेगा, समझ गए, आपको सिर्फ एक जगह से नहीं निकालना। यहाँ एन माइनस वन आर माइनस वन निकाला, ये भी ऊपर से भी निकला नीचे से भी निकला, ठीक है ना, समझो ना भाई, अरे सिंपल सा है, 8C3, ऊपर से 8 नीचे से 3, एक ही कम कर दो, इसको तुम ऐसे नहीं कर सकते सर मेरी तो इच्छा ऊपर से निकालने की है सिर्फ, तो क्या ऊपर एक कम कर दूं, ये गलत, सिर्फ ऊपर से भी निकलेगा नीचे से भी निकलेगा, आगे बढ़ो, सर मेरी इच्छा 8/3 पहले से निकला हुआ है, ऊपर से 7 नीचे से 2 निकाला, फिर एक कम कर दो, बोलो, मतलब ऊपर और नीचे दोनों से निकलेगा, रीजन समझ गए, क्यों, डिफरेंस मेंटेन करना है, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस वजह से। फैक्टर नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, NCR is maximum, मतलब एनसीआर सबसे ज्यादा कब होगा, निकाल के देख लेते हैं, जैसे अपन एन की वैल्यू 6 ले ले मान लो, ठीक है ना, तो देखो 60 बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 61, 62, 3 सेकंड लगने चाहिए, 6, 5, 2, 6×5 = 30/2, 15, कल सिखाया ना तुम्हें, NC2 का मतलब n-1/2, 6, 5, 2, 6, 5, 2, 15, तो ऐसे भाई बच्चों की तरह मत बनो, ठीक है, 6C3, 6, 5, 4, 6, 6 से 6 गया, 5 4 जा 20, 6C4 62 हो जाएगा, सोल्व नहीं करना भाई, सोल्व नहीं करना, 6C4 किसके बराबर होता है अभी बताया था ना, 62 के बराबर, 62 ये रहा, 65 किसके बराबर होता है, 66 किसके बराबर होता है, नहीं बताया, देखो बोलो इन सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ बच्चों, ये मैक्सिमम तब होगा जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का आधा होना चाहिए, ऊपर वाले का आधा होना चाहिए, लेकिन सर अगर यहाँ 7 हो गया तो
7 का आधा तो 3.5 होता है, 3.5 तो चलता ही नहीं है, तो उस केस में इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा। 3.5 की इधर कौन है 3, इधर कौन है 4, तो 7C3 भी चलेगा और 7C4 भी चलेगा। और आप जानते हैं 7C3 और 7C4 सेम होते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिख लो कि NCR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू n/2, जब n इवन होगा, और n +-1/2 जब n ओड होगा। रटने मत बैठ जाना ना, सिर्फ याद रखो डायरेक्टली क्या, आधा या आधे के आसपास। ये तो लिखने का तरीका है, ठीक है ना। है ना, ऐसे फॉर्मूले की तरीके से रखना मत नहीं है भाई, है ना। एनसीआर मैक्सिमम कब होता है, जब नीचे वाला आधा होता है। अगर आधा आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो आसपास वाले, ठीक है ना। मैं पूछूं आपसे, बताओ भाई 18CR कब मैक्सिमम होगा, जब आर की वैल्यू 9, सिर्फ आर इज टू 9। मैं तुमसे पूछूं, बताओ भाई 20CR आर इज कब कितना 10। मैं तुमसे पूछूं भाई 17CR आर कितना, अब 17 का आधा कितना हुआ 8.5, तो 8.5 का मतलब 8 और 9 दोनों सेम है, दोनों सेम सही आंसर से, ठीक है। दोनों होंगे तो दोनों सही है। प्रॉपर्टी नंबर 7, एनसीआर, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस, इंपॉर्टेंट है, इससे क्या हम सोल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। एनसीआर अपॉन एनसीआर वन, इसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। देखिए कि अगर मान लो मुझे इसको सोल्व करना है तो कैसे करते हैं, दोनों का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। बोलो एनसीआर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला डिफरेंस, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बोलते जाओ, कोई डाउट, समझना अच्छे से, ठीक है ना। बोलो फैक्टर लाइन से फैक्टर लाइन कट गया। अब देखो इन दोनों में ज्यादा कौन है भाई, नीचे वाला, और एक ही तो ज्यादा है। फैक्टोरियल n-r+1 में से n-r+1 निकाला, एक कम हो गया। फैक्टोरियल 10 में से 10 निकाला, फैक्टोरियल 9 बचा। आर और r-1 में ज्यादा कौन है, आर निकाला। समझ में आ रहा है? तो देखो ये तो बचा नीचे, और ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो फाइनल आंसर कितना आ गया। सोल्व करने का तरीका सीखना है, फॉर्मूला नहीं रखना है। कि जब भी ऐसा कुछ आए, इक्वल में आए, ओपन कर लो, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दो, और जो कम ज्यादा हो उनमें से ज्यादा में से निकाल के कम बच जाएगा, एक कम होता है। समझ में आ गई बात? सर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो तो पूछो। देख यहाँ पर था ये, हाँ r+1 क्यों आएगा, कहाँ माइनस किया है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर एन, यहाँ क्या था डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किया तो n-r+1 आया, और फिर फैक्टर आर आता है, एज इट इज आता है ना ना। हाँ ये वाला, ये वाला, ये कैसे लिखा, कॉमन लिया ना। बोलो n-r का मतलब जस्ट 5 मान लो, 6 मान लो, बोलो इसको सोल्व करना है ना। 6 निकाला, 5 रह गया, ऐसे। तो इसमें से इस पूरे को निकाल दिया तो अंदर एक कम कर दिया। आप पूरा ढंग से लिख लेना, मतलब इसको अगली स्टेप में लिखना चाहो तो अगली स्टेप में लिख लेना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे भी आप लिखना चाहो, आपकी इच्छा है, मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया। समझ में आ गया ना। सिंपल सा कंसेप्ट है कि फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल बाहर निकालते हैं तो एक कम हो जाता है अंदर।
चलिए, ये टोटल बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। देख लो 1 मिनट के लिए वापस, 1 मिनट के लिए वापस देख लीजिए। अब हमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सबसे पहले NC0 या NC1 कितने होते हैं, NC2 कितना होता है, हमें बिना पेन चलाए निकालना आना चाहिए NC2 तक। हाँ बहुत बड़ा डाटा है कि 15C तो पूछ लिया तो चलो ठीक है पेन चला लो, है ना, पर 10 तक तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 10C1 100C1 100, 15C0 किसी का भी 0 1 होता है और C1 वो खुद होता है। मैंने पूछा आपसे 8C2, 8 7 2 4 7 4 जा 28 28, C2 निकालना भी जल्दी से आना चाहिए, ठीक है ना। 5C2 जल्दी, उसको गोली मारे ना तो उसने आंसर नहीं बोला अभी तक, तो हिसाब किताब भी नहीं लगा रहा है। चलो अब कोई मत बोलना। हाँ भाई 6C2 समझ में नहीं आता एक बार में, ठीक है निकाल लोगे इस तरीके से। चलो आगे देखो जल्दी से। NC0 NC1 NC2 के बाद NCR किसके बराबर होता है, NC n-R, यानी 15C 3 किसके बराबर है, 15C 12 के बराबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर ऊपर सेम होता है नीचे 1 का डिफरेंस होता है तो ऊपर 1 इंक्रीज कर देते हैं और नीचे कौन आता है, जो ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद NCR में से अगर ऊपर से n निकाल ले नीचे से r निकाल लें तो 1 1 कम कर दो, लेकिन वही चीज ऊपर से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा। रीजन क्लियर है, डिफरेंस मेंटेन करके चलना है। नहीं चलेगा, 1 का डिफरेंस चलेगा, ठीक है? क्या, जैसे NCR हाँ प्लस NCR माइनस 1 हाँ, प्लस तो NCR आगे बढ़ जा, पहले 2 को कर ले फिर उसको कर ले। 2 का डिफरेंस होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, कैसे कैसे निकाल लेंगे, वो फिर सोल्व करना पड़ेगा ना, फिर ऊपर सेम का रहेगा, फिर ऊपर नहीं 2 कम नहीं हो जाएगा। इस फॉर्मूले के लिए मुझे ऊपर सेम चाहिए और नीचे 1 का डिफरेंस चाहिए, बस 100 बातों की एक बात इतनी सी है। क्वेश्चन आता है तो अपने आप हैंडल कर लेना, वो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, हाँ। इसके बाद मैक्सिमम कब होता है, जब नीचे वाला आधा हो, आधा एग्जैक्ट आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो आसपास। उसके बाद ये वाला, इसको रटने हम नहीं है, रट लो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन रटने में सावधानी पूरी। ऊपर क्या था NCR, नीचे क्या था NCR, नीचे कम वाला था क्योंकि क्वेश्चन का नहीं पता भाई, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है NCR -1 या R+1 अपॉन NCR, ये आ गया क्वेश्चन। यही कहाँ है, चेंज है, वही कैसे है R, तो R की जगह R+1 लिखना पड़ेगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसलिए रटने से अच्छा है। n माइनस बस प्लस 2 काटने में टाइम नहीं लगता, काटने में मुश्किल से मान लो 15 से 17 सेकंड लगेंगे, लेकिन फॉर्मूला तरीके से दोनों का n, दोनों का डिफरेंस, और फिर उसके बाद फैक्टोरियल कैसे काटते हैं समझ में आ गया ना, ज्यादा वाला बाहर निकाल के। चले करें क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। अगर 18CR बराबर 18C2R-3 है तो आपको RC2 निकालना है। 2 आंसर आएंगे भाई, ठीक है ना। NCX बराबर NCY, तो X बराबर Y भी हो सकता है बच्चों, और x प्लस y इससे तुम्हारे पास R कितना आ गया बच्चों 3, उस केस में 3C2 कितना हो जाएगा, ये भी सही है। और दूसरा क्या था, X प्लस वाई बराबर N, X प्लस वाई इज इक्वल टू N, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। कितना आ गया, 3R बराबर 21, R बराबर 7, 7C2, हाँ पुजीवन, और कोई नहीं बोलेगा, जल्दी से 21, क्लियर। तो 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। कोई डाउट हो तो पूछो, अगर मान लो इससे आंसर नहीं आता तो फिर एक ही आंसर आता, हाँ X प्लस वाई,
बताया था ना एन सी एक्स और एन सी वाई कब बराबर होते हैं, जब या तो एक्स और वाई बराबर हो या एक्स प्लस वाई एन हो। डाउट? जैसे मान लो, लिखना नहीं है, इसे समझना है कि मान लो यहाँ ऐसा होता, अब एक ही आंसर आता। क्यों आता? पहले आप ये बराबर ये करते तो बच्चों आर से आर ही कट जाता, है ना। इसका मतलब इसने कोई आंसर नहीं दिया, बस ये देगा 2r-1 बराबर, ये भी नहीं देगा, 2r-2 बराबर 18, 2r बराबर 10, 20 आ जाएगा, मतलब तो r का मान 10 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो जरूरी है दो आंसर है, एक भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10CR is maximum, then RC3 is। अगर 10CR मैक्सिमम है तो RC3 की वैल्यू बताओ। आंसर इज 10। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भाई, जल्दी जल्दी, बच्चों की तरह वो नहीं करना है। 10CR मैक्सिमम, बोलो कब? R5, तो 5C3, 5C2, 5C2 बोले 10। इतना सा क्वेश्चन, पेन थोड़ी चलाना इनमें, ये तो जस्ट आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो समझे ना, फिर इधर आ गई यहाँ, बात समझ में आ रहा है? देखो नहीं आ रहा तो भैया आर कितना आ गया? 5, तो आंसर आ गया 5C3, जो कि कितना होता है? अब 5C3 10 कैसे होता है, ये तो तुम्हें आता ही है। हम्म, ऊपर 5C3 भी तो है, 5 भी तो है, 5 4 3, मैंने 5 4 ही कर दिया। अब कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन सी वन से लेके 13 से 5 तक की वैल्यू बतानी। क्या आंसर बताया ना? क्या बताया? देख इधर उधर ठल्ला मारता रहता है, ऐसे नहीं करना है। क्लास के अंदर भी अटेंटिव, 100% ध्यान होना चाहिए, 100%, 99 में नहीं चलेगा। प्लस में है मतलब हमारा दिमाग काम करेगा। नहीं सोल्व नहीं करना, बस एनसीआर में आंसर चाहिए। नहीं एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्या? सिंगल वन नहीं आ रहा क्या? ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस, क्या बन गया? 11C2। बोलो क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? ये आपका आंसर। कितना सा क्वेश्चन है? सही है। ऊपर सेम होता है, नीचे एक का डिफरेंस होता है, तो ऊपर एक प्लस कर दिया और नीचे ज्यादा वाला। अब ये वापस एडिटिव, ये तो हो चुका ना। हाँ बोल फिर देख क्या बन गया। हाँ तो क्या बन गया? 12C3, 12C3, 12C4, 13C4, 13C4, 13C5, 14C5। सीधा सा क्वेश्चन, समझ में आया क्या?
तभी समझाएगा, तो दिमाग लगाया ना, अभी तो खुद ही दिमाग लगा, मैंने कहा समझाया। ऊपर सेम बिल्कुल है, और नीचे एक का डिफरेंस चाहिए, और यहाँ तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। एक का डिफरेंस चाहिए भाई, तब फॉर्मूला बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो गौर से देखो, क्या मैं 18C14 को क्या लिख सकता हूँ? 18C4 नहीं लिख सकता? तो फिर अब देखो इसको, क्या बन गया? 19C4। पता चला ऑप्शन में 19C4 है ही नहीं, ऑप्शन में है 19C15। हाँ, ये भी देख लेना, ये वही वाली बात हो जाएगी, आंसर आ रहा है 5, पर ऑप्शन में 5 है ही नहीं, ऑप्शन में तो 10/2 है। थर्टीन सी एट अपॉन 14C7 को सॉल्व करके बताइए। तो क्या करना है, तो घर लेके जाएगा इसको, सॉल्व करना है। कितना? 3। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भाई 13C8 को अगर सोल्व करेंगे तो बड़ा बड़ा रहेगा, उसके बजाय फैक्टल वाला लगाओ। बोलो 13C8 का फॉर्मूला। 13, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 8, 13 में से 8 गया तो 5, और ये 8। कोई डाउट? इसको बोलो 14, बोलो 7। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का। चलो काटा कुटी करें, 13 और 14 में ज्यादा कौन? 14 निकाला तो समझ में आ रहा है? 8 और 7 में ज्यादा कौन? 8 निकाला तो 5 और 7 में ज्यादा कौन? 7 निकाला तो 6 निकाला तो 5 से 5, जो बचा वो तुम्हारा आंसर। क्या बचा भैया? 7, 6, 14। 7 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3, आंसर इज। कितना था क्वेश्चन? हाँ 8 भी तो है। हाँ, ये 8 कहाँ गया? हाँ, आंसर इज 3 है। 8 अंदर घुसा हुआ है ना, इसलिए दिख नहीं रहा। आंसर इज 3/8। कोई डाउट हो तो पूछो। अब तो सिखा दिया ना, खुद भी तो करना सीखो। एक लास्ट क्वेश्चन इन दिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50C4 प्लस सिग्मा आर इजिकल टू 1 से लेके 6, 56 माइनस आर 6। तुम जानते हो इसमें मेरा बिल्कुल भी स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, आप सबको क्वेश्चन आता है। ठीक है ले लो, थोड़े का मतलब 1 मिनट दूंगा, इसे नहीं दूंगा। नहीं तो 1 मिनट ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है करो। मुक्का लगाऊं क्या?
सिग्मा खोलना नहीं आता क्या? सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस, है ना? आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है। बोल, एक रखे ना, एक कितना आया? 55C3 और प्लस करता जा, बस इतना सा क्वेश्चन है। उसके बाद उसमें अपने आप दिख जाएगा। पचपन सी थ्री, 54C3। भाई मैं कर नहीं रहा हूँ, तुम अपने आप करते रहो। 6 तक लिखना है, मतलब 50 तक जाएगा। 52, 51। अब ये क्वेश्चन है, अब ये कैसे सोल्व करना है वो तुम जानो और तुम्हारा जानना है। वही है तो, और कोई तरीका हो जाए। 50 नहीं, गलत आ रहा है, गलत। 56 आ रहा है। मतलब इतना लिखने के बाद में तो पेन थोड़ी चलाना है। देखो ना, आप यूं क्यों देख रहे हो यार, इसको देखो ना। बोलो, 50C3, 50C4, 51C4, 52C4, 53, 54, 55, 56C4। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है और कैसे करना है? ऐसे करना है। तो आंसर इज 56 ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वही बात, अबे क्वेश्चन कोई आसमान से थोड़ी उतरते हैं। जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो फिर वही तो पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं। सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, सबका अलग। बहुत को मैथ से लगता है, बहुत को केमिस्ट्री से भी लगता है, जबकि बहुत से के लिए केमिस्ट्री बहुत इजी होती है। वो आसान। आंसर इज, चल आगे बढ़े भाई। समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? पक्का? आप लोग ढंग से लिख लेना कैसे आया ना, एक एक करके प्लस 5-6 स्टेप। अब स्टार्ट करते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम। ये तो बाइनोमियल थ्योरम का न्यू भरी जा रही थी, बेस भर रहा था। स्टार्ट करने बताया नहीं था कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, बता दिया। उसके बाद उसके लिए कोई टूल चाहिए हमें, ठीक है ना। उसके लिए तो वो है, ये तो टूल्स, उसको उसको काम में लेने वाली चीज, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। टॉपिक डालिए, बाइनोमियल द्विपद प्रमेय। कहाँ जाना है? क्यों? लेट चला जाना, लेट चला जाना। सर को कहते सर मेरी गाड़ी फिसल गई। अबे गाड़ी फिसल गई तो कैसे जाएगा? हद हो गई। अभी फोन कर कि सर मेरी तो गाड़ी फिसल गई, अब मैं क्या करूं? बाइनोमियल चली जाएगी, है ना। तो रुक एक मिनट, हाँ 2 मिनट रुक जा, ये वाला कर जा। मेन चीज है ना, स्टार्ट मतलब बाइनोमियल होती क्या है वो सीख जा, 3-4 मिनट बस, है ना, फिर चला जाना। देखो भाई, बाइनोमियल मतलब x+a, उसकी कोई पावर मान लिया, ये हो गया बाइनोमियल। कोई पावर, इसको सोल्व करना है, इजीली सोल्व करेगा कौन? बाइनोमियल थ्योरम। कैसे करता है समझिए। सबसे पहला टर्म लिखोगे आप NC0, हमेशा NC0 से स्टार्ट होगा। मैं इनको एक्स और ए नहीं बोलता हूँ, आप भी वैसे नहीं बोलेंगे। मैं यहाँ पर हमेशा पहले वाला, तो शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमेशा मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? पहले वाला, बाद वाला। आप भी ऐसे ही करेंगे। मतलब ये जो चीजें है ना, ये हमारी 10 साल की मेहनत है कि अरे सर इसमें क्या है, ऐसा लगता है तुम्हें। लेकिन हम जो गलतियां बच्चों से 100% होती है, वो गलतियां ना हो उसके लिए है ये चीज। पहले वाला, बाद वाला, पहले वाला, बाद वाला। पहले वाले की पावर हमेशा इनका डिफरेंस आएगा भाई, n-0। बाद वाले की पावर हमेशा ये आएगा 0।
पहले वाला बाद वाला विद साइन, अगर ये माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस ए लिखता। ठीक है? आगे बढ़ जाओ। NC0 के बाद NC1, पहले वाले की पावर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, बाद वाले की पावर, चलते जाओ। ठीक है? बोलो इसके बाद, बोलो बोलो, चलते गए। अब लास्ट में कहाँ जाके रुक जाओगे? मैक्सिमम, NCN, बोलो बोलते जाओ। इसी का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। देखो ना, एक लाइन में आ गया। अब चाहे पावर 5 हो या पावर 6 हो, मान लो पावर 6 है तो भी एक लाइन में आंसर नहीं आ गया, वरना तो आप करने बैठेंगे 10 से 15 मिनट लगेंगे पावर 6 में, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, समझ रहे हो बात को? ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें फिर ऐसे करना पड़ेगा, पहले n को सॉल्व करेंगे, उसके तो बाद सोल्व क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बात की बात है, मेन चीज ये याद रखो तुम। ठीक है ना? अभी सब आएगा तुम्हारे सामने, नोट करो स्पीडली Yes, sir. कि NC 0 से स्टार्ट करना है, NC N पे खत्म करना है। 0 से छोटा हो नहीं सकता, N से ज्यादा हो नहीं सकता, यानी उससे पहले जा नहीं सकता, उसके अंत में जा नहीं सकता। सर पर एक डाउट है। फिलहाल तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। मैंने वाला में बहुत कम वाला बना था और मुझे नहीं तो लिख ले, तो लिख ले। पहली स्टेप में थोड़ी लिखूंगा, हाँ? अगली स्टेप में लिखेंगे, मैं लिखूंगा नहीं। ठीक? जिसको लिखना हो वो लिखूंगा। नहीं होता है। अरे भाई मुझे आता ही है, ऐसी बात थोड़ी है, मुझे ये आता है। नोट कर लिया? वापस वही चीज, जैसे अपन एपी पढ़ते थे, एपी ए प्लस डी, ए प्लस डी, फिर हिसाब किताब लगाते थे कि अच्छा 10 पे क्या आएगा, 20 पे क्या आएगा, ताकि हम पर्टिकुलर टर्म निकाल सकें। भाई अगर जैसे एपी होती थी, मैं तुमसे पूछता था 7 टर्म निकालो, तो आप सारी थोड़ी लिखते थे यार, डायरेक्ट T7 का फॉर्मूला नहीं लगाते थे। वैसे के वैसे बाइनोमियल में भी, मान लो पावर 10 है, मुझसे पूछ लिया कि 8वां टर्म निकालो, तो क्या मैं सबको थोड़ी लिखने बैठूंगा? उसी तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, जबकि सेकंड में 1 आ रहा है, यानी जो मैं टर्म बोल रहा हूँ उससे एक कम आ रहा है, यानी 10 में क्या आएगा? 9, 8 में 7, तो भैया R+1 में क्या आएगा? R। सही है? बोलो NCR। वापस वही चीज, पहले वाला बाद वाला, पहले वाले की पावर बाद वाले की पावर, बस। अब तू जा सकता है मांझू, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख के लिख, दैट इज द जनरल टर्म, यानी इसकी मदद से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। TR+1, TR+1 यानी जनरल टर्म। नहीं, बात करते हैं, वो तो बात करेंगे ना। क्या? ये तो लॉन्ग कैलकुलेशन कर मत करो ना तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है? कौन कहता है तुमसे कैलकुलेशन करो? आपने बोला उससे भाई तुम्हें ये टफ लगे तुम वैसे कर लेना ना, क्या टेंशन है? तुम्हें जो इजी लगे तुम वैसे कर लेना। ठीक है? हम तो बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे तो ये सिखाना पड़ेगा, हम स्क्वायर खोलना नहीं सिखाऊंगा। अरे तो अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं। वो कैसे भी नहीं करना, यही करना है। नोट कर लिया यहाँ तक? नोट कर लिया? चलिए अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। सर इससे है अरे वो प्लस वाई का होल ठीक है, चलिए नोट डालिए, नोट नंबर, सबसे पहले देखो, पावर अगर मान लो 5 है, चलो वैसे देख लो ना, पावर अगर 2 होती है, बोले तो स्क्वायर, A+B का स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, कितनी टर्म आई? वैसे भी आप देख लो कि पावर n है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2 से लेके n, 0 से लेके n कितने टर्म हो गई? n+1, यानी किसी भी बाइनोमियल में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज्यादा। पावर 5 कितनी टर्म्स? 6। पावर 10 ठीक है, लिख लो पहली चीज। नोट नंबर 1 में लिखिए, नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सपांशन आर n प्लस, द्विपद प्रसार में पदों की संख्या n+1 होती है। नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सपांशन, एक्सपांशन है। एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब होता है विस्तार करना, प्रसार करना। ये अपन लोग ओपन ही तो कर रहे हैं इसको, है ना, इज n+1, कॉमा लगा के लिखना भाई n बिलोंग्स टू n। नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सपांशन आर n प्लस, जहाँ n मस्ट बी द नेचुरल नंबर, मतलब उसकी पावर होगी, उसके बारे में बात जीरो करनी भी हो है। सकता है। हाँ भाई, मतलब पावर 10, नंबर ऑफ टर्म्स 11, पावर 5 6। अब बात है सर पावर नेगेटिव हो गई तो, पावर फ्रैक्शन में हो गई तो उस केस में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अगर पावर आपसे कह दिया कि 3 - 2x की पावर -2, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, 5। दिमाग भी साथ में रखना है, ठीक है ना। दोबारा लिखो इसे दोबारा लिखिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहाँ बाइनोमियल जरूरी नहीं है भाई, फिर वो कोई भी हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगी, लेकिन कब, पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में, ये ओनली पॉजिटिव के लिए है। डाउट, नंबर ऑफ टर्म हाँ, तो अपोन में कहाँ जाएगी वापस बोलो ना। तो अपोन वाले को टर्म थोड़ी काउंट करते हैं। मैं तुझसे पूछूं, ये है, हाँ भाई कितनी टर्म है ये, किसने कहा ये टर्म इनफाइनाइट टर्म से सीखेंगे अभी। हाँ, दिखती नहीं है तो क्या हुआ, सीखोगे। हाँ, जब इसको ओपन करेगा ना तो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, बताऊं अभी क्या करेगा, सीपीसी में आएगा। एक और एग्जांपल दे दो। नहीं नहीं देना, फालतू काम नहीं करना। लिखो, इफ पावर इज नेगेटिव और फ्रैक्शन, नंबर ऑफ टर्म्स करो आप। हाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स लिख ले यार, टेंशन किस बात की। नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट व्हेन पावर इज नेगेटिव और फ्रैक्शन, यदि घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक है तो पदों की संख्या अनंत होती है, पावर इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट व्हेन पावर इज नेगेटिव और फ्रैक्शन। बाइनोमियल मत लिख, क्यों, क्योंकि जो अपन बोल रहे हैं ना वो हमेशा के लिए, ट्राइनोमियल होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और वैसे बाइनोमियल लिख के छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये हमेशा के लिए है। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगी कब, जब पावर नेगेटिव है या फ्रैक्शन। ये अपन पढ़ेंगे भाई, अपने टॉपिक यहाँ है चैप्टर में, ठीक है ना, इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको। आएगी तो आएगी, अब क्या करें। ऐसे तो अपन ने एपी पढ़ी थी तो एचपी भी आई थी साली, क्या करें। उसका नाम ऑपरेशन था ना सर। हाँ, काम क्या करें, तो पूरी जेई का ही ना काम खराब है, और पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखो, पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म 6 आई, किस में, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल हो गया तो लेकिन ये 7 हो जाएगा। क्वाड्रुपल हो गया, 4 टर्म्स हो गई, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला लिखो, n+r-1 CR। लिखो पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ टर्म्स इन x1 + x2 + x3 xr पावर n r, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन। अरे इसमें पदों की संख्या लिख लेना, इसको लिख के, इसको लिख ले के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन, यानी कि जब आपके पास बाइनोमियल नहीं होगी तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। n मतलब पावर, r मतलब कितने टर्म्स है, ट्राइनोमियल है तो r की वैल्यू 3, 4 टर्म्स है तो 4, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखेंगे, लिख लिया, टर्म्स in this this when no term has x in denominator, ये माइनस का होगा। when no term has x in denominator, जबकि किसी भी पद के हर में x ना हो, when no term has x in denominator, जबकि
किसी भी पद के हर में x ना हो। चलिए बात करता हूं मैंने क्या बोला, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया भैया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अरे फॉर्मूला लगाएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस 5 और 3 8 बजे गया तो 7 C 2 इज 20। तो भैया इसको सोल्व करेंगे तो 21 टर्म आएंगी ना कि 6। आई बात समझ में? लेकिन मैंने क्या लिखा है वेन, इसका मतलब अगर क्वेश्चन बच्चों ये हो जाए, तो नहीं अब इसको नहीं लगना, यानी जब भी आपको डिनोमिनेटर में x दिख जाए उस केस में ये फॉल फेल हो जाता है। रीजन देखो, जब अपन इसको ओपन करते हैं, जैसे मान लो अपन a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ही खोलते हैं, आता अपन का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। तो देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट के नंबर बन जाएगा, और हो सकता है एक और कोई नंबर आया हो, तो जो दो नंबर आएंगे अलग अलग वो मिल जाएंगे और वो दो अलग अलग टर्म नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? नंबर इसमें तो एक ही नंबर आएगा। अरे यहाँ नहीं है तो अलग बात है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, हाँ, ये ठीक है ना, तो इस केस में ये फेल हो जाएगा। रीजन समझ में आया क्यों होगा? कि भाई आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 भी आएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भैया -2 भी आएगा, तो ये अलग अलग टर्म ना मान के एक टर्म मानी जाएगी। तो उस केस में आपको ये फंडा नहीं लगा, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी होगी? 2 कि 3? प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो अभी अपन ने बाइनोमियल खोली थी, NC0 फिर कुछ, फिर NC1। तो ये जो NC0 NC1 NC2 है, इनका नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक, ठीक है। लिखो इसे NC0 NC1 NC2 NCn आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इन्हें द्विपद गुणांक कहते हैं। NC0 NC1 NC2 are known as binomial coefficients. Coefficients, binomial coefficients. And binomial coefficient from starting and ending are equal, and binomial coefficients from equidistant binomial theorems, binomial coefficients from binomial coefficients which are equidistant from binomial coefficients which are equidistant from starting and ending are equal. from Binomial coefficients which are equidistant from starting and ending are equal. तथा अंत से व प्रारंभ से समान दूरी पर स्थित द्विपद गुणांक समान होते हैं। बात कर सिंपल है ना। देखो क्या लिखा है, स्टार्टिंग से और एंड से सेम डिस्टेंस। बोलो स्टार्टिंग वाला कौन है? NC0। लास्ट वाला कौन है? NCn। क्या NC0 और NCn सेम नहीं होते? क्या स्टार्टिंग से दूसरा और एंड से दूसरा सेम नहीं है? तो अपन लिखा पहले पढ़ चुके अपन तो, NCr बराबर ये स्टार्टिंग से आर वहां, ये एंड से आर वहां। दोबारा लिख लो यहाँ पर, ये तो अपन लिख चुके हैं पहले, उसको बस लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है और कुछ। ये लिख लो यहाँ पे, हेंस वापस से रिवाइज हो जाएगा। चलिए ये बाइनोमियल थ्योरम हो गई थोड़ी बहुत, ठीक है। क्वेश्चन करें कुछ एक? सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
हो गई। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/x होल पावर। सबसे पहले तो पावर 7 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट क्या, सॉरी 8 आएगी। ठीक है, अब उन 8 में से पांचवी टर्म क्या होगी? चलो समझना भाई कैसे करते हैं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था TR+1 का, यही पढ़ा था। तो R+1 मुझसे पूछे 5। हाँ, सबसे पहला काम कि जो भी आपसे पूछा है उसको किसी के +1 लिखोगे। रीजन, क्योंकि ये R बन गया। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या था? NCR। N का मतलब पावर, बोलो। अब जो मैंने बताया वरना गलती होती है। पहले वाला बाद, कभी गलती नहीं होगी। पहले वाला बाद वाला विद साइन लेना है। पहले वाले की पावर, बाद वाले की पावर सोल्व तो आप कर ही लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। 7 3 4 बोलो। 7 3 3 7 6 5 35। एक्स की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, एक्स की पावर 4। 35 इंटू 16 का मतलब हो गया 16×5 = 80, है ना। 16 थी 48, 48 और 8 56, एक्स की पावर 2। ये आपका फाइनल आंसर। तो फिर आगे से बोलो ना फ्रैक्शन वो इनफाइनाइट होता है पर वैल्यू तो ठीक है, मैं कोई ना कोई इसके समस्या का समाधान कर मनीष, ये क्या कह रहा है? नहीं, तू भी गलत बता रहा है। पहली बात तो तू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुझे पता है नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट कब होती है? जब पावर नेगेटिव होती है। पावर कहाँ है नेगेटिव? तो वो इससे तो कोई रोल ही नहीं है, अंदर कुछ भी हो। क्या लिखाया? नंबर ऑफ टर्म्स की बात लिखाई है वहां पर, ये थोड़ी लिखा है सोल्व नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्म्स की बात लिखाई है, और वो भी कब? पावर नॉट इन बाइनोमियल। से पावर नेगेटिव हो तो सॉल्व भी नहीं होगा। सोल्व होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो हम शुरुआत वाले लिख लेंगे 4 5, और हमें आइडिया लग जाएगा आगे क्या आने वाला है। तरीका तो हम सब सीखेंगे सही, हम पढ़ेंगे आगे भी। ठीक है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सबसे पहले जो भी टर्म पूछे उसको +1 लिखने की आदत डालोगे। ठीक है, रीजन तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा इस वजह से। क्या? हाँ, नॉट इन बाइनोमियल। बाइनोमियल में तो ऊपर नीचे कुछ भी हो, n+1 ही है। बाइनोमियल में इशू नहीं है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप पहली बार में था टेस्ट का एंड कर चलिए करके बताओ बच्चों। 1 माइनस √2 की पावर 10 फाइंड थी सब। सर एक बार मैं तो कॉन्सेप्ट यार अरे तुम निकालो ना, मैच ही तो करना है। मैंने कंफर्म थोड़ी किया है, मैंने कंफर्म कर दिया। क्या आंसर सब डिस्क्लोज करेंगे, करने दो। तुम्हें क्या लेना देना है उससे? तुम्हारा आंसर क्या है वो तुम बताओ ना। प्रद्युमन सोल्व कर लिया? स्पीडली करो।
रुको मुझे कितने मिनट से ऐड करना था पर 1680 तो इस तरीके से कोई भी टर्म निकलवाए वो दीजिए भाई, कोई इशू नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन आ जाती है, इतनी तो आती चाहिए। ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं मानता मैं, नहीं बताना मुझे, बताना जैसे क्या है, क्या टर्म निकालना सिखाऊं क्या, निकाल अपने आप हट। तो नहीं कुछ नहीं था, टर्म निकालना, अरे टर्म निकालना नहीं आता क्या, फिर क्या है, इसमें पूछना क्या है, गलतियों का आकर सर मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। दस सेकंड का है, 10 एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 15 तो क्या गलत है, 10 और 3 13, 13 में से एक गया तो 12, 12 से 2 आएगा, 12 11 66 आएगा, 66 आएगा, तो फिर 13 में से गया तो 12, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, n का मतलब पावर यानी 12, नंबर ऑफ टर्म्स यानी 3, 12 और 3 नहीं सॉरी 10, पावर 10 है, 10 और 3 13, 13 में से एक गया तो 12, 12 सी 3 माइनस 1 यानी 2, 12 सी 2, 12 11 2, 12 कटा 2 से, 12 कटा 2 से 6, 11 6 जा, तो 10 सेकंड का तो क्वेश्चन है। So answer is 66। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, जो क्वेश्चन बनेंगे अभी, ठीक है ना, अभी तो बायनॉमियल सीखी है, क्वेश्चन तो अब आगे बनेंगे। सर आप ये क्वेश्चन नहीं तुम कर तो रहे हो, ये क्वेश्चन तुमने तो किया और किसने किया है? करना तो तुम्हारे चक्कर में से बैठा रहूंगा तो फिर तो अपन 4 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। या तो डायरेक्टली समझा ही देता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, है चलो क्वेश्चन के फॉर्म में समझा देता हूँ, क्वेश्चन लिखो। जरूरत नहीं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपांशन ऑफ, समझना भाई कि क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा जाएगा, कैसे करना। ठीक है, देखिएगा मतलब क्या है, जैसे पावर 10 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 11 आएंगी। अब देखो किसी में x ऊपर है, किसी में x नीचे है, यानी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन 11 टर्म्स में से पहली टर्म में x की पावर कितनी आने वाली है, दूसरे में कितनी आने, बिना निकाले जहां सोल्व कर लूंगा जब तो मुझे पता चल ही जाएगा। तो ये कह रहा है कि बताओ भाई x की पावर 4 कौन सी टर्म में आएगी और उसके साथ क्या नंबर आएगा। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, देखो आप इससे जस्ट पहले 35 निकाला था, 37 निकाला था, क्या आंसर आया था 640 ऐसा कुछ आया, 1680 x स्क्वायर। उससे पहले वाला देखो
560 एक्स स्क्वायर आया आया। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आया दैट इज द कोफिशिएंट। तो ये वो पूछना चाह रहा है कि बताओ भाई एक्स की पावर 4 के साथ क्या नंबर आएगा। और साला मुझे अभी तो यही नहीं पता कि एक्स की पावर 4 कौन सी टर्म में आएगा। हाँ मुझे ये बता दे कि भैया 5 में आएगा तो मैं 5 में डायरेक्ट नहीं लिख लूंगा। तो पहला काम मेरा ये पता करना है कि एक्स की पावर 4 कौन सी टर्म में आएगा। ठीक है ना, फिर तो मैं कर ही लूंगा सॉल्व। समझिएगा तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस के लिए जनरल टर्म लिखना। जनरल टर्म बोले तो TR+1 जो फॉर्मूला हम जानते हैं। पूरा क्वेश्चन समझेंगे क्या हम TR+1 का फॉर्मूला नहीं जानते? जानते हैं। NCR एन का मतलब पावर। पावर बोलो उसके बाद वही पहले वाला बाद वाला बोलो पूरा एज इट इज विदाउट बाद वाला विथ साइन कोई डाउट। ये काम हो गया। अब इसमें से आप कलेक्ट करेंगे एक्स की टोटल पावर। मतलब क्या सर, मैं तुमसे पूछूं बताओ बच्चों एक्स की पावर कितनी है? समझ में आ रहा है ना क्यों है? मैं तुमसे पूछ बताओ बच्चों एक्स की पावर कितनी है? समझ में आ रहा है ना वो चीज कि आपको इसको देखकर एक्स की पावर निकालनी है। ऊपर वाली नीचे वाली माइनस हो जाती है। आप जान देखो ऊपर है नीचे है। ऊपर कितनी है? नीचे कितनी है? 2r। नीचे वाली माइनस होएगी तो ऊपर कितनी है? नीचे कितनी है? ये समझ में आएगी नहीं। ये हो गई अपनी पावर ऑफ एक्स। यहां तक समझ में आया। और इसको किसके इक्वल करोगे? 4 के, क्योंकि हमें एक्स की पावर 4 से निकालनी है। और यहां से निकालोगे आप आर की वैल्यू। 10 में से 4 गया तो 6, 2 और 1 3 आर हो गया बच्चों। आर कितना आ गया? जैसे आप आर की वैल्यू 2 रखेंगे आपका आंसर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। देखो आर की जगह 2 रखा हमने तो हमारे पास कौन सी टर्म आई? 2+1 आई नहीं आई? 10 सी आर की वैल्यू 2 बोलते जाओ। अब देखो यहाँ एक प्राइमरी गलती जो होती है, प्राइमरी गलती क्या होती है? क्वेश्चन आएगा विच टर्म कंटेन एक्स की पावर 4। कौन सी टर्म में एक्स की पावर 4 आएगा? तो हम आर निकालते आ रहा है 2 जल्दबाजी में सेकंड टर्म, जबकि आंसर सेकंड टर्म थोड़ी है यार, थर्ड है। पहली गलती जो होती है भैया आपसे पूछा जाए कौन सी टर्म में आएगा, कौन सी टर्म में आएगा, टर्म पूछी है तो हम सॉल्व करते हैं तरीका यही है। आर की वैल्यू 5 आई, हम जल्दबाजी में कहते हैं अच्छा 5वीं टर्म, अरे नहीं भाई 5 ही नहीं 6ठी। पहली गलती जो हो सकती है। उसके बाद क्या पूछा है? 2 चीजें हैं देखो 4c2x² इंटू 2^3। हमने कोई चीज सोल्व करी, हमारा आंसर ये आया। ठीक है? अगर आपसे पूछा गया है क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट, फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट द्विपद गुणांक, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ओनली एनसीआर होता है तो आप बोलेंगे 4c2। बट अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट का मतलब एक्स के अलावा जितना भी है ये एक्स को हटा दो, ये पूरा। क्या पूछा है ध्यान रखना, कोफिशिएंट पूछा है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है? कोफिशिएंट पूछा है तो एक्स के अलावा जो पूरा नंबर है, जबकि बाइनोमियल कोफिशिएंट तो ओनली वन होता है एनसीआर। समझ में आ गई बात? तो अगर इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे तो 4c2 यानी 6, लेकिन कोफिशिएंट 48 हो गया। यहां पर हमसे क्या पूछा है? कोफिशिएंट। इसका मतलब एक्स को छोड़ दो बाकी पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहाँ लिखूं? हेंस कोफिशिएंट इज, बोलो एक्स मत बोलो सारा कुछ बोल दो। 10c2 45 पूरा लिख देता हूँ तो एक बार फिर सोल्व कर लेंगे। एक्स मत बोलना, एक्स मत बोलना, माइनस की पावर स्क्वायर तो प्लस ही होता है। 2 की पावर ये हो गया अपना 45, ये हो गया 4 और 3 की पावर 8। 3 से काटा 7 है ना, फिर 3 से काटा तो ऊपर आ गया 20 है ना, नीचे आ गया 3 की पावर। कोई डाउट हो तो पूछो। यानी 3 चीजें मैंने बता दिया आपको
क्या क्या पूछा गया है? सबसे पहली चीज कौन सी टर्म, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है कि कोफिशिएंट पूछा है, दोनों में डिफरेंस क्लियर होता होगा, मुझे क्या करना है, नोट कर लियो। बोल क्यों? क्योंकि हमसे x की पावर 4 ही तो पूछी है। हमसे पूछा है कि इसकी जो 11 टर्म आएंगी उन 11 में x की पावर 4 कौन सी में आएगा, पहली में आएगा, दूसरे में हमें क्या पता कौन सी में आएगा। तो हमने क्या किया, हमें नहीं पता कौन सी में आएगा, हमने जनरल टर्म लिख ली। अब मुझे तो x की पावर 4 निकालनी है, तो यार x की पावर 4 और ये जो मैंने निकाली ये क्या है, ये भी तो x की पावर ही है, इक्वल 4 कर दी। हाँ ये क्वेश्चन होता तो इक्वल में क्या करता, माइनस ये बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे तो जस्ट ओनली 10c2 45, अगर ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे। बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा तो एनसीआर, कोफिशिएंट पूछेगा तो पूरा एक्स के अलावा, मतलब वेरिएबल के अलावा जो कुछ है पूरा। बहुत माइनर सी चीजें है ना, यही तो है वो जो अपन गलती करते हैं। एक प्राइमरी गलती जो मैंने बताई ये वाली, ये अक्सर होती है बच्चों से, क्योंकि बहुत छोटी मिस्टेक है ना, ये पता नहीं चलता। जब हम एग्जाम्स में हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि अच्छा आ गया, और ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको भाई, ऑप्शन में T2 T3 T4 ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, ये होता है। बिल्कुल, ऑप्शन हमेशा इसी हिसाब से होते हैं कि आपके जो गलत सोचेंगे वो भी आपको मिलेगा। हाँ आगे चलो इससे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्सिस से स्वतंत्र, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स नहीं चाहिए, मतलब एक्स की पावर कितनी, 0, यानी कोई दिमाग नहीं लगाना, सेम क्वेश्चन, बस यहां पर समझ के बाद भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स नहीं होनी चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए मतलब एक्स की पावर कितनी, भाई एक्स की पावर 1 करोगे तो भी एक्स दिखेगा, नहीं दिखेगा। एक्स की पावर 0 कितना होता है, एक्स नहीं होता। तो जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहेगा मतलब एक्स की पावर 0 निकालना है। क्वेश्चन खत्म कर लोगे अब तो, 10 के बजाय 18 कर दिया मैंने, 10 के बजाय 18 कर दिया, 10 के बजाय 18 कर दिया, ये आपका आंसर। अगर वो पूछे विच टर्म, देन आंसर इज T7। सोल्व करवाए तो सोल्व कर ही लोगे आप। चल बाकी काम आप अपने आप कर लो, आज के लिए बहुत है, ठीक है ना, कल बात करेंगे इसमें। आप चाहें तो इसमें से आज क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, भेज दिया मैंने कल सुबह, आज सुबह ही, कल रात को भेज देते हैं। इसमें आज ही एक बार PDF खोलना, फर्स्ट पेज निकालना, फर्स्ट पेज में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक्सरसाइज 1 में स्टार्टिंग के पहले 25 से 30 क्वेश्चन में करीबन 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें आप कोशिश करना कि आज कैसे भी टाइम निकाल के करना, ज्यादा नहीं, 6-7 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उससे ये आपकी बिल्कुल पक्का हो जाएगा मामला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसे जो भी क्वेश्चन मिले 4-5 वो आप ट्राई करेंगे। ये टॉपिक भी टफ नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपर्टीज में से बनेंगे। वो तो ठीक ठाक तो है।